Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So we are continuing the structure and function of cell organelles. तो अभी तक हमने न्यूक्लियस पढ़ लिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया और राइबोसोम्स पढ़ लिया. तो बेसिकली न्यूक्लियस जो है वो आपकी प्रोटीन सिंथेसाइज करता है. वो आपकी बेसिकली आरएनए होता है जो सिंथेसाइज कर रहा होता है. और न्यूक्लियस का काम क्या होता है? सारे के सारे सेल के फंक्शंस को मिला के कंट्रोल करना. उसके साथ ही आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिला हुआ होता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है प्रोटीन्स सिंथेसाइज करना. प्रोटीन्स सिंथेसाइज करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ से प्रोटीन्स भेज देता है गोल्जी बॉडीज़ में, गोल्जी ऑपरेटस में. तो जो नेक्स्ट है we'll learn what is Golgi apparatus. That's your Golgi apparatus. Facing endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum आपका इस साइड पे होता है, तो ये आपका Golgi apparatus होता है. Golgi apparatus एक यूनिक क्लस्टर है मेम्ब्रेन वेसिकल्स का. इसकी जो आपकी शेप या अपीयरेंस होती है वो एक फ्लैटेंड ट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर की होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से. अब गोल्जी बॉडीज़ मतलब अपेरेंटली गोल्जी अपरेटस जो है वो दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, गोल्जी बॉडीज़ और वेसिकल्स. इन दोनों को मिला के हम गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कम्प्लेक्स कहते हैं. इस तरीके से ये आपकी गोल्जी बॉडीज़ होती हैं, ये सब जो ट्यूब्यूल शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं. और ये जो आपकी साथ में हैं वेसिकल शेप्ड, सर्कुलर शेप्ड, ये वेसिकल्स होती हैं. इन दोनों को मिला के गोल्जी अपरेटस का नाम दिया हुआ है. अब इनको प्लांट्स में डिक्टायोसोम्स भी कहते हैं. प्लांट्स में इनका नाम डिक्टायोसोम्स है. वैसे अपेरेंटली या एनिमल सेल्स में इनको गोल्जी कम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस कहते हैं. अब गोल्जी अपरेटस का एक होता है सिस फेस और एक होता है ट्रांस फेस. सिस फेस का मतलब है फेसिंग टूवर्ड्स यू या टूवर्ड्स या पैरेलल, और ट्रांस फेस का मतलब होता है फेसिंग ऑपोजिट. तो ये हम किसकी तरफ फेसिंग टूवर्ड्स होगा? ये होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जो फेस कर रहा होता है हम उसको सिस फेस कहते हैं, और जो आउटसाइड ऑपोजिट फेस कर रहा होता है हम उसको ट्रांस फेस कहते हैं. तो गोल्जी अपरेटस का हमेशा एक सिस फेस होता है और एक ट्रांस फेस होता है. क्यों? क्योंकि गोल्जी अपरेटस से जो भी प्रोटीन्स आती हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोटीन्स आती हैं वो आती हैं गोल्जी बॉडीज़ में, और फिर गोल्जी बॉडीज़ उनको फर्दर प्रोसेस करता है. The newly synthesized proteins are handed over to Golgi apparatus, which catalyzes the addition of carbohydrates, lipids or sulfate moieties to the proteins. अब होता क्या है कि प्रोटीन्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स बनाई होती हैं वो प्रोटीन्स सिंपल प्रोटीन्स होती हैं. वो एक रॉ फॉर्म होती हैं प्रोटीन्स की. वो प्रोटीन्स फंक्शनल नहीं होती, सेल्स उनको यूज़ नहीं कर सकता या वो सेल के फंक्शन में हेल्प नहीं कर पाती. तो वो प्रोटीन्स आती हैं गोल्जी अपरेटस के पास. गोल्जी अपरेटस फिर क्या करता है? गोल्जी अपरेटस उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट या लिपिड कम्प्लेक्स डालता है. कोई भी मतलब इनमें से कंपाउंड डालेगा जिस टाइप की प्रोटीन बननी होती है, ठीक है. जैसे ग्लाइकोलिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, ठीक है. उसके अलावा आपके फॉस्फोलिपिड्स तो चलें आप और कर लें, लेकिन ग्लाइकोलिपिड्स हैं, आपकी ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं. इस तरीके से आपकी जितनी भी आपकी आ जाती हैं वो आपके स्ट्रक्चर्स जो हैं, जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन के अंदर कार्बोहाइड्रेट या लिपिड की या किसी भी और कंपोनेंट की एडिशन करके जिस टाइप की प्रोटीन चाहिए वो उनको सिंथेसाइज करता है. फिर वो प्रोटीन जो होती है फंक्शनल फॉर्म में हो जाती है, वो फिर फंक्शनिंग प्रोटीन बन जाती है. तो ये है गोल्जी अपरेटस का काम. ये इसका फंक्शन है कि वो जो एक रॉ फॉर्म होती है प्रोटीन की उनको वो फंक्शनल फॉर्म में लेके आता है. ये
पहले जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाई होती है वो फंक्शनल नहीं होती, वो सेल यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन फिर गोल्जी ऑपरेटस उसको कन्वर्ट करता है। अब ये जो मॉडिफिकेशंस हैं ये इसलिए नेसेसरी होती हैं ताकि उन प्रोटीन्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पहुंचाया जाए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए ये प्रोटीन ज़रूरी होती हैं, ठीक है। और ये प्रोटीन्स सिंपल प्रोटीन आती है गोल्जी ऑपरेटस के पास, और गोल्जी ऑपरेटस उनके अंदर लिपिड्स की एडिशन करता है और फिर उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भेज देता है, या सेल मेम्ब्रेन में जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें भेज देता है। सर्टेन प्रोटीन्स and enzymes are enclosed in membrane vesicles of Golgi apparatus and secrete from the cell after appropriate signals। अच्छा, एक फंक्शन तो Golgi apparatus का ये है कि वो फंक्शनल प्रोटीन्स बनाता है। दूसरा फंक्शन उसका ये है कि वो मेम्ब्रेन पे आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको बनाने में हेल्प करता है। तीसरा फंक्शन इनका ये होता है कि अक्सर औकात ये सिक्रीटरी फंक्शन भी इसका बन जाता है। अक्सर औकात ये कुछ मेम्ब्रेन या आपके कुछ प्रोटीन और एंजाइम्स होते हैं जो कि इंक्लोज हुए होते हैं मेम्ब्रेन वेसिकल्स में। गोल्जी ऑपरेटस उनको ट्रांसपोर्ट करा के सेल से बाहर सिक्रीट कर देता है। तो एक तरह से इसका कभी कभार का सिक्रीटरी फंक्शन भी होता है। ज़्यादातर ये सिक्रीटरी फंक्शन प्लांट सेल में होता है। अक्सर औकात ये पेक्टिन जो है सिक्रीट करता है और ये पेक्टिन को एक इंटरसेलुलर स्पेस होती है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये एक इसका सिक्रीटरी फंक्शन भी है। अब गोल्जी ऑपरेटस के ये हैं सिस्टर्ने हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्ने थे, इस तरीके से गोल्जी ऑपरेटस में भी सिस्टर्ने होते हैं। ये जो फोल्ड्स होते हैं इनको सिस्टर्ने कहा जाता है। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी ऑपरेटस की सिस्टर्ने में थोड़ा सा फ़र्क है। वो ये है कि अगर आप नोट करें तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सारा का सारा फिज़िकली कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ से अगर आप जाएं तो ये सारा देखें आप, ये फिज़िकली आपस में जितने भी ट्यूब्यूल्स हैं ये कनेक्टेड हैं। लेकिन अगर आप गोल्जी ऑपरेटस को देखें तो हर ट्यूब्यूल अलग है। अक्सर देखें ये आपके ट्यूब्यूल्स जो हैं अलग अलग हैं, ये भी आपका ट्यूब्यूल अलग है, ये भी ट्यूब्यूल्स, ये सारे के सारे इनके जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो अलग होते हैं, वो फिज़िकली अटैच्ड नहीं होते। तो ये फ़र्क है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्ने में और गोल्जी ऑपरेटस के सिस्टर्ने में, कि वो फिज़िकली अटैच्ड नहीं होते, लेकिन जो फोल्ड्स हैं उनको सिस्टर्ने का ही नाम दिया गया हुआ है। तो अब बेसिकली गोल्जी ऑपरेटस का फंक्शन क्या है? गोल्जी ऑपरेटस का फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा होता है? जितने भी उसके मटेरियल्स होते हैं जैसे प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, ये जो गोल्जी ऑपरेटस के साथ वेसिकल्स हैं, गोल्जी बॉडीज़ के साथ जो वेसिकल्स हैं वो वेसिकल्स होती हैं जो बेसिकली इनको मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड करके जहाँ भी सेल पे ज़रूरत होती है या सेल वॉल में ज़रूरत होती है तो वहाँ पे इन मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट कर देती है। सेकंड फंक्शन है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्या है कि जितने भी रॉ प्रोटीन्स आ रही थी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो गोल्जी ऑपरेटस उनको फंक्शनल फॉर्म में लेके आता है, उनकी पैकेजिंग करता है, उनके अंदर सर्टेन कंपोनेंट्स डालता है। जैसे सिंपल अगर प्रोटीन है तो वो आपकी ग्लाइकोप्रोटीन होगी, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट अगर ऐड कर दिया जाए तो इस तरीके से। नेक्स्ट है पैकेजिंग। फिर उसके बाद पैकेज करता है, अगर वो आपकी कोई भी मॉडिफाइड आपकी प्रोटीन है या कोई भी आपका कंपोनेंट है, प्रोटीन, लिपिड या फैट, जो भी कंपोनेंट है उसको वो पैकेज करता है और पैकेज करके उसको ट्रांसपोर्ट करा रहा होता है, उसको सेल मेम्ब्रेन के पास लेके जाता है। तो ये उसका फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग। अच्छा, इसके अलावा the digestive enzymes of pancreas are produced in this fashion. Golgi apparatus are involved in the membrane synthesis, particularly for the formation of intercellular organelles, example peroxisomes and lysosomes. तो इसका एक फंक्शन ये भी है कि वो इंटरसेलुलर ऑर्गेनेल्स जैसे आपकी पेरोक्सिसोम या लाइसोसोम है
तो उसको बनाने में हेल्प करता है। मतलब क्या होता है कि ये जो आपकी इंटरसेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं, इनकी मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प कर रहा होता है, मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में हेल्प कर रहा होता है। तो ये सब के सब गोल्गी एपरेटस के फंक्शंस हैं। ये देख लीजिए, आपकी यहाँ से आती होती हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आती हैं प्रोटीन्स आती हैं, ठीक है। ये प्रोटीन्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट वेसिकल से आएंगी गोल्गी बॉडीज़ में। तो क्या हुआ, एक फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन वाला। गोल्गी एपरेटस इनको बनाता है, फंक्शनली बनाता है, और फिर यहाँ से सिस से वो एंटर होती हैं, सिस फेस से, और ट्रांस फेस से वो बाहर निकलती हैं। और फिर वही आपकी एक ट्रांसपोर्टेशन वेसिकल या आपकी जो वेसिकल है वो उनको लेके जाती है। ये जो है ये आपकी सिक्रेटरी वेसिकल होती है। और फिर यहाँ से वो प्रोटीन्स, जब अगर कभी का फंक्शन होता है सिक्रीशन का, तो इस तरीके से प्रोटीन्स सेल वॉल से बाहर चली जाती हैं। तो दैट्स योर गोल्गी एपरेटस। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने कहा कि गोल्गी एपरेटस आपका फ्लैटेंड ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है, और वो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद आता है। अब गोल्गी एपरेटस जो है इसमें भी सिस्टर्ने होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक में भी होते हैं, लेकिन फ़र्क इन दोनों में ये है कि रफ एंडोप्लाज्मिक के अटैच्ड होते हैं फिजिकली, जबकि आपके गोल्गी एपरेटस के अटैच्ड नहीं होते, ठीक है। फिर उसके बाद गोल्गी एपरेटस जो है उसमें दो आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, गोल्गी बॉडीज़ और वेसिकल्स। ये दोनों मिलके गोल्गी एपरेटस या गोल्गी कम्प्लेक्स बनाते हैं। इन्हीं को डिक्टायोसोम्स कहा जाता है प्लांट्स में। इनकी दो इनकी टाइप्स हैं, या आप कह लें फेसेस हैं, एक सिस फेस है और एक ट्रांस फेस है। उसके अलावा जो आपके फंक्शंस आते हैं वो ये है कि ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन्स को, इसके अलावा वो मॉडिफाई करता है जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इसके अलावा उनको पैकेज करता है, और इसके अलावा सिक्रीट करने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद एक और फंक्शन है उसका, वो ये है कि मेम्ब्रेन्स बना रहा होता है कुछ ऑर्गेनल्स की, जैसे कि पेरोक्सिसोम्स एंड लाइसोसोम्स। नेक्स्ट है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है वो एक स्फेरिकल वेसिकल होती है, जैसे गोल्गी एपरेटस के साथ वेसिकल थी उसी तरह से लाइसोसोम वेसिकल होती है। ये होती स्फेरिकल शेप्ड है, और इसके इर्द गिर्द एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिसने इसको इन्वेलप किया हुआ होता है, मतलब ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। अच्छा, लाइसोसोम जो है उसको कहा जाता है सेल का डाइजेस्टिव ट्रैक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सेल में जितने भी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, जो भी हैं, उन सबको ये डाइजेस्ट कराता है, ठीक है। मतलब ये है कि ये इनको ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करके, या जितने भी आपके वैसे सब्सटेंसेस होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके उनमें से जो भी हमें ज़रूरत होती है एनर्जी के लिए ज़रूरत होती है, तो ब्रेक डाउन करके उन कंपोनेंट्स को बाहर सिक्रीट कर देता है, ताकि सेल फिर उनमें से एनर्जी ले सके। जैसे हमारी बॉडी करती है, फूड को डाइजेस्ट करती है और फिर उसमें से एनर्जी लेती है, तो इसी तरीके से तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक है सेल का वो लाइसोसोम है। अच्छा, वो लाइसोसोम डाइजेस्टिव ट्रैक होता कैसे है, या कैसे वो सेल का डाइजेस्टिव ट्रैक बनता है? वो बनता है थ्रू हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। मतलब ये है कि जो आपका लाइसोसोम ऑर्गेनल है वो उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पैक्ड होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हैं, जो एज द नेम सजेस्ट क्या कर रहे होते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, वो पानी ऐड करके आपके जो सेल्स हैं या आपके जो कंपोनेंट्स हैं, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। अब तो इसका मतलब है उसको क्या कहते हैं, हम हाइड्रोलाइज कहते हैं। मतलब क्या है कि पानी की एडिशन करके लिटिक, हाइड्रो मीनिंग वाटर, लिटिक मीनिंग ब्रेक डाउन, ठीक है। वाटर की एडिशन से ब्रेक डाउन कर दिए जाते हैं कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की।
अच्छा, अब हमने ये तो इस्टेब्लिश कर लिया कि लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। अब हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो बेसिकली एसिडिक कंडीशन में काम करते हैं। जैसे अगर आप ये कहें, जैसे हम कहते हैं ना कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना जाता है स्टमक में, और स्टमक जो होता है वो एसिडिक होता है, स्टमक का एनवायरनमेंट एसिडिक होता है ताकि खाना उसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाए, चर्न हो जाए, छोटा हो जाए, ठीक है। बाकी बॉडी का एनवायरनमेंट जो है एसिडिक नहीं होता, सिर्फ आपके स्टमक का एनवायरनमेंट एसिडिक होता है, बाकी बॉडी का एनवायरनमेंट जो है थोड़ा न्यूट्रल की तरफ होता है, इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं होता, बेसिक होता है। तो इसी तरीके से जो लाइसोसोम है वो उसका जो अंदर का एनवायरनमेंट होता है वो बड़ा ही एसिडिक होता है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एसिडिक एनवायरनमेंट में ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। अब लाइसोसोमल एंजाइम्स को हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। जिस वर्ड के भी एंड में एज आएगा उसको हम एंजाइम कंसिडर करते हैं, ठीक है। और उस वर्ड से पहले जो भी आएगा, ऑक्सी है, हाइड्रो है, या कोई भी प्रोटी है, ठीक है, तो वो जो वर्ड है वो डिटरमाइन कराता है। अगर हाइड्रोलेज है तो ये वो एंजाइम्स हैं जो हाइड्रोलाइज करते हैं कंपोनेंट्स को, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। तो इन एंजाइम्स के अंदर आ जाते हैं, एग्जाम्पल्स उन्होंने बताई हुई हैं, जैसे अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज है, ग्लूको और फिर आगे आ जाता है ग्लूकोसाइड आ जाता है, फिर आगे एंड में एज आ जाता है। इसका मतलब है ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम, ठीक है। तो वो क्या होगा, अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज तो ग्लाइकोजन है, ये ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। फिर कैथेप्सिन्स है, ठीक है, तो ये आपका प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है। लाइपेजेस है तो ये लिपिड की ब्रेक डाउन करता है। राइबोन्यूक्लिएजेस है तो ये आरएनए की ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम्स बेसिकली क्या हैं, लाइसोसोम्स जो हैं वो सेल के डाइजेस्टिव ट्रैक हैं, इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि एसिडिक कंडीशन में बेस्ट वर्क करते हैं। इनकी मैंने फिर आपको एग्जांपल्स बताई, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको अभी बताती चलूँ, जो लाइसोसोम्स होते हैं उनको हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। सुसाइड बैग्स क्यों कहते हैं हम, क्योंकि अगर लाइसोसोम रप्चर कर जाए, ठीक है, लाइसोसोम का अगर थोड़ा बहुत पार्ट या कंपोनेंट रप्चर कर जाए या थोड़ा बहुत लीकेज हो जाए तो इट्स फाइन, क्योंकि बाकी जो सेल होता है वो बेसिक कंडीशन होती है उसकी, ठीक है, तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन अगर पूरा का पूरा लाइसोसोम रप्चर कर जाए तो पूरा का पूरा जो लाइसोसोम के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट है वो बाहर आ जाएगा, और वो फिर क्या करेगा, वो पूरे के पूरे सेल को हाइड्रोलाइज कर देगा, क्योंकि सारे के सारे एंजाइम्स रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है, वो पूरे पूरे सेल की ब्रेक डाउन कर देता है। क्यों, तो ये है आपका लाइसोसोम। अच्छा, अब इसका एक और फंक्शन है, उसको हम ऑटोफेगी कहते हैं। ऑटोफेगी क्या है, ये यही है कि वो आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के ज़रिए से कम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट कर रहा था, ठीक है। द लाइसोसोमल एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द सेलुलर कंपाउंड्स इन अ डायनेमिक स्टेट बाय डिग्रेडेशन एंड recycling. The degraded products leave the lysosomes usually by diffusion or for reutilization by the cell. अब होता क्या है कि इसको आप ये कह लें कि वेयर एंड टेयर, जितनी भी आपकी वेयर एंड टेयर हो रही होती है, देखें कई ऐसे ऑर्गेनल्स, कई ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो वर्क ज़्यादा बेस्ट नहीं कर पाते, या वो बिल्कुल जो हैं जैसे मशीनरी है बहुत ज़्यादा चलती रहेगी तो एक पॉइंट आता है कि इट डाइज, या उसका कोई ना कोई कंपोनेंट होता है या पार्ट होता है जो ओवरवर्क की वजह से ख़राब हो जाता है और उसको फिर हम एक्सचेंज कर लेते हैं या चेंज कर देते हैं। तो इसी तरीके से सेल के जो कंपोनेंट्स वॉर्न आउट हो जाते हैं, ज़्यादा प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते, तो वो सारे के सारे सेल के इस तरह के कंपोनेंट्स जो हैं या ऑर्गेनल्स जो हैं वो लाइसोसोम पे भेज दिए जाते हैं। तो बेसिकली लाइसोसोम जो है एक गार्बेज कलेक्टर है, ठीक है। जितना भी ख़राब और गंदी चीज़ें या वॉर्न आउट चीज़ें होंगी, ठीक है, वो सब की सब लाइसोसोम में चली जाती हैं और लाइसोसोम के
एंजाइम्स उसको डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है। और कई बार फिर ऐसा होता है कि कई तरह के कंपोनेंट्स जो डिस्ट्रॉय होने वाले होने चाहिए वो डिग्रेड हो जाते हैं। डिग्रेड होके बाहर जब आते हैं तो सेल जो है उनको रिसाइकिल कर लेता है, रीयूटिलाइज कर लेता है, ठीक है। तो दैट्स द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सुसाइड बैग्स होते हैं लाइसोसोम्स, तो क्या करते हैं, एज्ड सेल की डिस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं। होता क्या है कि जब सेल इटसेल्फ ही पूरा का पूरा उसकी एज ख़त्म हो जाए, मैंने आपको ये बात बताई है कि अगर आप ज़िंदा हैं तो ज़िंदा होने का मतलब ये है कि आपके सेल्स ब्रेक डाउन होते रहते हैं, डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, एज होके डाई करते रहते हैं और उसकी जगह नए सेल आते रहते हैं। दैट्स व्हाट इट इज़ बीइंग कॉल्ड लिविंग। कि अगर आप लिविंग हैं, आप वर्किंग हैं, तो आपके सारे सेल्स जो हैं रीन्यू होते रहेंगे। लेकिन जब आप बीमार होते हैं, यू स्टार्ट डाइंग, तो आपके सेल्स रीप्लेस नहीं होते, दे रिमेन देयर, ठीक है। तो जब आपका सेल जिसने पूरा फंक्शन कर लिया, उसका एक लाइफ स्पैन उसने गुजार लिया, उसके बाद इट्स नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली, तो वो पूरा का पूरा सेल जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। इट गेट्स ईटन बाय लाइसोसोम। लाइसोसोम बैग जो होता है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है और उसके बाद एसिडिक एनवायरनमेंट बाहर आ जाता है और सेल पूरा का पूरा डिग्रेड हो जाता है। इट्स ईटन अवे। तो sometimes, however, certain residual products rich in lipids, proteins, collectively known as lipofuscin, accumulate in the cell. Lipofuscin is the age pigment or wear and tear pigment which has been implicated in aging process. As the cell dies, the lysosomes rupture and release hydrolytic enzymes that result in post-mortem autolysis. Post-mortem autolysis मतलब ये है कि जब एज पिगमेंट या लाइपोफ्यूजन जो है बहुत ज़्यादा आप कह लें कि एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, तो तब जो है लाइसोसोम रप्चर करता है, ठीक है। और द सेल डाइज, ठीक है, और लाइसोसोम तब रप्चर करता है और रप्चर करके पोस्टमार्टम ऑटोलाइसिस मतलब द सेल डाइज और फिर उसकी खुद ही से ऑटोमेटिकली इट गेट्स ईटन अवे, डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है। दैट्स कॉल्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ एज सेल और ये भी आपका लाइसोसोम की वजह से होता है। अब है डिजीजेस ड्यू टू इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स जो हैं आपको पता है कि वो डाइजेस्टिव ट्रैक हैं, ठीक है। ये जो हैं अक्सर ऐसा होता है कि जैसे कुछ डिजीज़ेज़ हैं, आर्थराइटिस है या मसल डिजीज़ है या एलर्जिक डिसऑर्डर्स हैं, उनमें क्या होता है कि एक फुली फंक्शनिंग सेल में भी लाइसोसोम जो है वो उसके एंजाइम्स रिलीज़ हो जाते हैं, तो वो सेल जो है प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमें डिजीज़ेज़ हो जाते हैं। अब इसमें एक स्पेसिफिक रेयर कंडीशन है, उसको हम आई सेल डिजीज़ कहते हैं या इंक्लूजन सेल डिजीज़ कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलिसिस होते ही नहीं हैं। जब हाइड्रोलिसिस नहीं होते तो प्रॉपर्ली एंजाइम्स जो हैं वो आप कह लें कि ये लाइसोसोम जो है प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपका जो सेल है वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रॉइंग नहीं होती। तो ये भी एक स्पेसिफिक कंडीशन है जो लाइसोसोम्स की प्रॉपर्ली वर्क करने की वजह से नहीं होती है, ठीक है। दीज आर योर लाइसोसोम्स। ये सेक्रेटरी वेसिकल्स एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स की और ये अलग से लाइसोसोम है आपका। रिवीजन कर लेते हैं। लाइसोसोम जो है वो बेसिकली उसका फंक्शन क्या है, इस द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ द सेल। होता क्या है कि इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो एसिडिक कंडीशन में काम करते हैं, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके फंक्शंस ये हैं ऑटोफेगी, मतलब ये है कि कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ये ब्रेक डाउन करके रिलीज़ कराता है, ठीक है, उनको छोटा करता है। दूसरा इसका फंक्शन है डिग्रेडेशन एंड रिसाइकलिंग, मतलब वेयर एंड टेयर में हेल्प करता है। जितनी भी चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, उनको ये या ऑर्गेनल्स या कंपोनेंट्स जिनकी ज़रूरत नहीं होती उनको ये या तो डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है, स्मॉलर कंपोनेंट्स में लेके आता है या पूरा ब्रेक डाउन कर देता है। फिर उसके अलावा जो है इसका एक और फंक्शन ये है कि ये
जो एज्ड सेल है उसको बेसिकली खुद ही से पोस्टमॉर्टम ऑटोलाइसिस में हेल्प करता है, मतलब एज सेल की डिस्ट्रक्शन में इसे एज सेल को डिग्रेड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका पेरोक्सिसोम्स। अब पेरोक्सिसोम्स क्या हैं? वो माइक्रो बॉडीज़ हैं। इनके इर्द गिर्द भी एक मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स हैं, और इनकी शक्ल जो है वो स्फेरिकल या ओवल शेप होती है। इनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो कैटालिसिस होते हैं। जैसा कि लाइसोसोम्स में हाइड्रोलिसिस थे, यहाँ पे कैटालिसिस हैं। कैटालिसिस क्या कर रहे होते हैं? ये कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, इनको उन कंपोनेंट्स के अंदर वाटर की एडिशन कर देते हैं। वो जो कंपोनेंट्स हैं, कोई भी अगर आपके सेल कम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, सब्सटेंसेस हैं, उनके अंदर ये हाइड्रोजन ऐड करते हैं। हाइड्रोजन ऐड करके उनको बना देते हैं H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मीनिंग 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्साइड्स, ठीक है, ऑक्सीजन्स, ठीक है। अब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो एक टॉक्सिक कंपोनेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है अगर बॉडी में आएगा तो बॉडी को डिस्ट्रॉय करेगा, तो ये एक टॉक्सिक कंपोनेंट है। अब फिर उसके बाद हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को खुद ही से बनाता है, और फिर खुद ही से ही अगला स्टेप इसका ये होता है कि उसको वाटर में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से जितने भी हमारे टॉक्सिक कंपोनेंट्स हैं उनको वो एक न्यूट्रल कंपोनेंट में और एक बिल्कुल गैर नुकसानदेह कंपोनेंट में वाटर में कन्वर्ट कर देता है और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये हैं आपके पेरोक्सिसोम का बेसिक फंक्शन। तो नाम भी इसका पेरोक्सिसोम ऐसे ही निकला है, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से निकला है, पेरोक्सिसोम, ठीक है। तो करता क्या है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को वो कन्वर्ट करता है वाटर में और ऑक्सीजन में, ठीक है। और इस तरीके से ये इसका जो एक बेसिक एग्जांपल है और अच्छी एग्जांपल है वो अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन है। अब जो अल्कोहल है, आपको ये बात पता है कि अल्कोहल जो है जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अल्कोहल क्या होती है? अल्कोहल एक इस तरह का कंपोनेंट है जो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। मतलब आप कह रहे हैं अल्कोहल 60% अल्कोहल जो है वो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। 60% अल्कोहल टॉक्सिक होती है। तो क्या करता है, वो सारी की सारी परसेंट अल्कोहल आती है लिवर में, और लिवर के जो सेल्स हैं उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं, ठीक है। डिटॉक्सिफाई करके उसको कन्वर्ट करते हैं और फिर अक्सर औकात उसको एक्सक्रीट कर देते हैं, और कोई अगर कंपोनेंट ज़रूरत का है तो वो बॉडी ले लेती है। तो इस तरीके से हमारी जो अल्कोहल है, इसीलिए अल्कोहल इस्लाम में मना भी की जाती है, क्योंकि बॉडी के ऊपर इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रेन पड़ता है, लिवर के ऊपर इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रेन पड़ता है उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए। तो जो अल्कोहल डिटॉक्सिफाई होती है वो इसी तरीके से होती है कि लिवर की सेल्स में पेरोक्सिसोम्स होते हैं, उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट करके उसको वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, करते कैसे हैं ये? ऑक्सीडेशन के ज़रिए से, ऑब्वियसली, ठीक है। ये ऑक्सीजन के ज़रिए से, अच्छा, एक तो इनका ये काम हो गया, ठीक है, कि डिटॉक्सिफाई करना, ठीक है। दूसरा इनका फंक्शन ये होता है कि ये ऑक्सीडेशन के ज़रिए से फैटी एसिड्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। थ्रू ऑक्सीजन दे ब्रेक डाउन फैटी एसिड्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, और फिर वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो छोटा आपका फैटी एसिड या छोटा मॉलिक्यूल होता है फैटी एसिड का, ब्रोकन डाउन मॉलिक्यूल होता है, वो फिर ट्रांसपोर्ट करा दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहाँ जाके माइटोकॉन्ड्रिया उसको सेल की एनर्जी के लिए यूज़ करता है, ठीक है, और सेल की रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करता है। तो दूसरा फंक्शन जो है वो उसका ये है कि ये फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर कंपोनेंट्स में। तीसरा फंक्शन इसका है प्लाज्मोलोजेंस और ग्लाइकोलिपिड्स, इनकी सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, और वो सिंथेसिस में इसी तरीके से हेल्प करेगा थ्रू ऑक्सीडेशन। अच्छा, इसके अलावा जिस तरह से पेरोक्सिसोम्स एनिमल सेल्स में होते हैं, इसी तरीके से
ग्लाइऑक्सीसोम्स, इसी तरीके से ग्लाइऑक्सीसोम्स प्लांट्स में होते हैं। तो प्लांट्स में जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं सीड्स के अंदर, सीडलिंग्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ पे ग्लाइकोक्सिलेट पाथवे के ज़रिए से फैटी एसिड को कन्वर्ट करते हैं शुगर में। ग्लाइकोक्सिलेट पाथवे क्या है, इसमें आपका जो सीड होता है, सीड के अंदर फैटी एसिड्स पैक्ड होते हैं। ये सिर्फ वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। वहाँ पे ग्लाइऑक्सीसोम्स जो हैं ग्लाइकोक्सिलेट पाथवे के ज़रिए से फैटी एसिड को कन्वर्ट करते हैं शुगर में, और फिर वो शुगर जो है सीडलिंग, जो इमर्जिंग सीडलिंग है जिससे अभी नया नया प्लांट बनना है, वो प्लांट उस शुगर के ज़रिए से एनर्जी यूज़ करके एक ग्रो करता है। तब तक वो जो है ग्लाइकोक्सिलेट पाथवे के ज़रिए से एनर्जी यूज़ करता रहेगा जब तक प्लांट जो है ख़ुद कैपेबल नहीं हो जाता फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है जब कैपेबल हो जाता है तो फिर फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से वो एनर्जी लेता है। लेकिन उससे पहले जो है एक इमर्जिंग सीडलिंग जो है वो ग्लाइकोक्सिलेट पाथवे के ज़रिए से एनर्जी यूज़ करता है। अब इसमें अगर पैरोक्सिसोम्स प्रॉपर्ली वर्क ना करें तो हम एक डिसऑर्डर होता है, एक रेयर डिजीज़ है, उसको कहते हैं पैरोक्सिसोम बायोजेनेसिस डिसऑर्डर्स, PBDs। इनमें क्या होता है कि एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं, और वो इस तरीके से कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स क्योंकि ब्रेक डाउन नहीं होते, पैरोक्सिसोम्स लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को पहले ब्रेक डाउन कर रहा था तो उनकी ब्रेक डाउन भी नहीं होती, और प्लाज्मोलेजेंस की भी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जिसकी अगर ये बहुत ज़्यादा कंडीशन सोयर हो तो उसको ज़ेलवेगर सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें फंक्शनल पैरोक्सिसोम्स नहीं होते। और इसका मतलब ये है कि ये जेनेटिकली ही प्रेजेंट होगा, और फिर जिन बच्चों में ये होता है दोज इन्फेंट्स दे डाई विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर अंदर ही वो दे डाई पहले साल में, मतलब जो बच्चे जिनका पहला साल होता है फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, उसी के अंदर अंदर दे डाई बिकॉज पैरोक्सिसोम्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे थे। तो दैट्स योर पैरोक्सिसोम। मैंने इसमें आपको ये बताया है कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट कर देते हैं वाटर में और ऑक्सीजन में। इस तरीके से ये किसी भी कंपोनेंट को डिटॉक्सीफाई करते हैं, उसका टॉक्सिक इफेक्ट ख़त्म करते हैं, और इसी कम्बिनेशन तरीके से वो अल्कोहल को भी डिटॉक्सीफाई करते हैं लिवर में। फिर दूसरा कंपोनेंट इनका ये है कि ऑक्सीडेशन के ज़रिए से फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, और फिर वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया उनको ATP के लिए यूज़ करता है। इसके अलावा प्लाज्मोलेजेंस और ग्लाइकोलिपिड्स बना रहे थे। इसी तरीके से प्लांट्स में ग्लाइऑक्सीसोम्स होते हैं, और वो सीड्स के अंदर एनर्जी जो है वो फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करके शुगर में ब्रेक डाउन करके एनर्जी देते हैं। और अगर ये ना हो तो पैरोक्सिसोम बायोजेनेसिस डिसऑर्डर हो जाता है, और इसी डिसऑर्डर की सोयर कंडीशन है ज़ेलवेगर सिंड्रोम। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर कंसिडरेशन। अल्लाह हाफ़िज़।